Hello students, welcome to eSaral. I am Shubhangi Sharma, your science faculty. So students, हमारे हाफ ईयर एग्जाम्स आने वाले हैं तो हमें उसकी प्रिपरेशन और भी अच्छे से करनी है, बहुत ही ज़ोरों शोर से करनी है। तो इसीलिए हमने ये रिवीजन सीरीज स्टार्ट करी है ताकि बहुत ही फास्ट तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करते हुए आपका पूरा का पूरा सिलेबस को हम रिवाइज करा सकें। और हाँ, जो बच्चे ये सोचते हैं कि यार हाफ ईयर एग्जाम ही तो है, क्या करना इतना पढ़ाई लिखाई करके, हम तो फाइनल में तैयारी करेंगे। तो बेटा, जो हाफ ईयर एग्जाम होते हैं ना, वो ही हमारा टेस्ट होता है कि हम फाइनल के लिए कितना प्रिपेयर है। अगर आप हाफ ईयरली को अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपका एक एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा कि आप फाइनल में भी फिर कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढ ही लोगे पढ़ाई नहीं करने का। तो अभी से हमें हाफ ईयरली को भी उतना ही सीरियसली लेना है जितना हम ईयरली एग्जाम को लेने वाले हैं। और जो बच्चे बेटा ये सोचते हैं कि 9th क्लास इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स नहीं होते, तो उन बच्चों को ये समझना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्लास 9th जो है वो एक फाउंडेशन है। वो अगर आप क्लास 9th के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखोगे तब जाके आपका जो 11th क्लास है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पढ़ाई करने में। लेकिन अगर आपकी क्लास 9th ही वीक है तो 11th में आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर नहीं होंगे और आपको प्रॉब्लम आएगी कॉन्सेप्ट को समझने में। आप खुद ही देखो, कोई भी बिल्डिंग जो बहुत अच्छी होती है, इमारत मजबूत कब होती है? जब उसकी नींव स्ट्रांग होती है। तो आपको अपनी नींव स्ट्रांग करनी है ताकि आपकी जो इमारत बने वो बहुत ही स्ट्रांग बने। तो चलो, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ मैटर? मैटर होता क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज अ मैटर। जैसे कि कोई भी एक चीज़ ले लो, जैसे कि ये पेन क्या है? इसके पास कुछ मास है और ये क्या कर रहा है? ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये एक मैटर है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ माई फीलिंग्स मैटर्स अ लॉट, मेरी फीलिंग्स बहुत मैटर करती है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि माई फीलिंग्स मैटर्स अ लॉट, मेरी फीलिंग्स बहुत मैटर करती है, तो क्या ये मैटर है? वेल, फीलिंग्स मैटर तो बहुत करती है बट ये एक्चुअली में मैटर नहीं है, क्योंकि हम कभी ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि हम बहुत 10 किलो खुश हैं आज, हमें 5 किलो गुस्सा आ रहा है। नहीं, क्योंकि हमारी जो फीलिंग्स होती है उसके पास कोई मास नहीं होता, हम उसको मेजर नहीं कर सकते और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करे, इट्स जस्ट अ फीलिंग। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। ठीक है ना। अब कितने टाइप के मैटर्स होते हैं? देखो, दो तरीके से हम मैटर्स को डिवाइड करते हैं, एक तो उनकी फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग और एक उनकी केमिकल स्टेट के अकॉर्डिंग। जो फिजिकल स्टेट होती है उसके हिसाब से 3 तरीके के मैटर्स होते हैं, एक होता है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। इसको हम आने वाले टाइम में थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। ठीक है। और जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसके अकॉर्डिंग भी मैटर्स को हम डिवाइड करते हैं, प्योर में और मिक्सचर में। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इज मैटर अराउंड अस प्योर में। तो हम इस चैप्टर में सिर्फ फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग मैटर्स कितने टाइप के होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो समझने वाले हैं। ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे जो मैटर है वो मैटर एक्चुअली होता क्या है। देखो, जो मैटर होता है वो क्या है कि वो एक बहुत ही छोटे छोटे, मतलब मैटर क्या है मीन्स इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि ये पेन, आप देखो, ये पेन एक मैटर है। क्यों है मैटर? क्योंकि इसके पास मास है और ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अब ये पेन को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इस पेन में भी बहुत ही छोटे 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 पार्टिकल्स आपको नजर आएंगे। तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम मैटर्स के पार्टिकल कहते हैं। ठीक है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनका जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, इट इज़ बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मैटर की, कि फर्स्ट मैटर जो होता है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, और सेकंड ये जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बहुत ही छोटा होता है। अब हम और समझते हैं इन पार्टिकल्स के बारे में कि ये पार्टिकल्स एक्चुअली क्या होते हैं। देखो, जो कैरेक्टरिस्टिक होती है पार्टिकल की, वो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? द पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ठीक है। मान लो कि ये कोई एक मैटर है। ठीक है। इसके अंदर ये छोटे 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 पार्टिकल्स से मिलकर बना है। तो ये जो पार्टिकल्स है इनके बीच में भी कुछ स्पेस होती है,
वो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, आप एक ग्लास लो पानी का, ठीक है, उसको पूरा फुल नहीं भरना है, उसको थोड़ा सा भरो और उसको मार्क कर दो उसके लेवल को कि वो कितना भरा हुआ है। अब आप उसमें जब उसमें कुछ चीनी ऐड करो या फिर आप उसमें नमक भी ऐड कर सकते हो, और नमक और चीनी ऐड करने के बाद, मिक्स करने के बाद आप उसका लेवल मेजर करो दोबारा से, तो आप देखोगे कि उसके लेवल में कोई चेंजेस नहीं होता, उसका लेवल एज इट इज रहता है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए होता है कि देखो जो पानी है ना, ये जो वाटर है, इस वाटर का जो मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच में आपस में कुछ थोड़ी थोड़ी जगह थी, ठीक है। जैसे ये H2O का एक मॉलिक्यूल है और ये H2O का दूसरा मॉलिक्यूल है, इनके बीच में आपस में कुछ स्पेस थी जहाँ पर जाकर वो फिट हो जाता है नमक का पार्टिकल, या फिर आपने अगर शक्कर ऐड करी तो शक्कर का पार्टिकल जाके वहाँ पे फिट हो जाता है। इसीलिए जो लेवल है वो अप नहीं होता, एज इट इज रहता है, ठीक है। इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेसेस होते हैं। सपोज अगर स्पेस नहीं होता, सारे आपस में ऐसे जुड़े होते हैं, बिल्कुल एकदम इस तरीके से जुड़े होते हैं कि ये एक H2O है का पार्टिकल है, ये एक H2O का पार्टिकल है, ये आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं, इसमें कोई स्पेस नहीं है, तो क्या होता? अगर आप उसमें नमक डालते या उसमें चीनी डालते तो क्या होता? वो उसके सरफेस पे आपको दिखाई देती, वो उसमें मिक्स नहीं होती, ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है मैटर की? वो ये होती है कि उनके बीच में स्पेस होता है। अब हम सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक होती है वो है कि जो मैटर है के पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, कंटिन्यू चलते रहते हैं, चाहे वो आपके पानी का कोई ग्लास हो या फिर आपका कोई सॉलिड हो या फिर कोई गैस हो, वो कंटिन्यूसली उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं। अब ये आप कैसे प्रूव कर सकते हो? देखो, आप क्लास में बैठे हो और आपका कोई फ्रेंड है, वो फ्रेंड अगर आपका परफ्यूम लगा के आया है तो आपको पता चल जाता है कि आज कोई तो है जो एक अच्छी सी स्मेल आपको आती है उस परफ्यूम की। या फिर आप अपने रूम में पढ़ाई कर रहे हो और आपकी मम्मी आपकी फेवरेट डिश बनाती है, तो आपको रूम में बैठे बैठे पता चल जाता है कि आज तो आपके पसंद का खाना बना है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं और हम तक पहुंचते हैं। सिमिलरली इसको आप एक्सपेरिमेंट से भी प्रूव कर सकते हो अपने घर पर। लाइक आप एक ग्लास लो, ठीक है, इसमें पानी भर दो, ये पानी है आपका एक ग्लास में, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा डाई डालो या फिर आप इंक डाल सकते हो, या अगर आपके पास वो भी अवेलेबल नहीं है तो आप कोई वाटर कलर का छोटा सा ड्रॉप उसमें डाल सकते हो। थोड़ी देर बाद देखोगे कि वो धीरे, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है आपको, बस डाल के आपको उसको ऑब्जर्व करना है। जब आप उसे ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि ये सारे के सारे पार्टिकल्स धीरे 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 पूरे के पूरे पानी में जो है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और जो पानी का कलर है वो चेंज हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपने सपोज उसमें कलर डाला तो कलर के जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यू मूव करते हैं, और मूव करते करते पूरे के पूरे पानी में वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये कैसे आप देख सकते हैं? जैसे कोई भी एक सॉलिड है, मान लो कि ये एक पार्टिकल है, ये भी एक पार्टिकल है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करते हैं तभी तो वो पार्टिकल मिलकर आपस में कोई मैटर बना पाते हैं। अगर ये अट्रैक्ट नहीं करते, सपोज इनमें रिपल्शन होता, तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़ते नहीं, कभी भी कोई मैटर नहीं बनता, है ना। जैसे कि ये पेन है, पेन में जितने भी पार्टिकल्स है इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्सेस है, तभी तो वो सारे पार्टिकल्स आपस में जुड़कर उन्होंने मिलकर ये पेन बनाया, ठीक है। चलो, तो अब हम देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की कितनी टाइप की स्टेट्स होती है, और ये फिजिकल स्टेट होती है इसकी, ठीक है। तो 3 तरीके की स्टेट्स होती हैं, एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड, एक होती है गैस, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड्स के बारे में। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड जो मैटर होता है उसकी एक वेल डिफाइंड शेप होती है, मतलब उसकी जो बाउंड्रीज होती है वो वेल डिफाइंड होती हैं, सारी बाउंड्रीज। इसको आप जैसे ये पेन देख सकते हो, इसकी जो बाउंड्रीज है वो पूरी की पूरी अच्छी तरीके से वेल डिफाइंड बाउंड्रीज है। आप कोई नमक का छोटा सा पार्टिकल उठा के देखो, या फिर आप शक्कर का पार्टिकल उठा के देखो, तो उसकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो बहुत ही वेल डिफाइंड होती हैं। या फिर आप अपना मोबाइल देख सकते हो, वो भी एक सॉलिड है, उसकी जो बाउंड्रीज है वो बाउंड्रीज क्या है, बहुत ही वेल डिफाइंड बाउंड्रीज है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम। जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में वो मिनिमम होता है, तभी वो सॉलिड बनता है। ऑब्वियसली बात है
कि जितने भी हमें पता है कि जो मैटर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उन सबके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम ये पेन का एग्जांपल ही लेते हैं, ये पेन के भी एक अट्रैक्टिव फोर्सेस जो पार्टिकल्स का है उनसे मिलकर बना हुआ है, और ये जो फोर्स है इनके बीच में बहुत ही कम स्पेस है, तभी तो ये एक सॉलिड बन पाया। अगर इनके बीच में सपोज स्पेस ज़्यादा होता तो ये बहुत ही इजीली, या तो ये बहुत फ्लेक्सिबल टाइप का होता, या फिर ये क्या होता, फ्लोइंग टाइप का होता, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। वो हमने देख ही लिया कि मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, इसी वजह से जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। नेक्स्ट क्या है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम। सॉलिड्स का जो मूवमेंट होता है वो भी बहुत ही मिनिमम होता है। जैसे कि ये आप देख भी सकते हो, आप शक्कर का जो एक बॉटल है उस बॉटल को आप ऐसे, बॉटल को मत गिराना, एक कटोरी में आप एक शक्कर ले लो या फिर आप चीनी ले लो और उसको ऐसा गिराओ, स्लैब पे गिराओगे तो आप देखोगे वो बहुत ही स्लोली फ्लो करते हैं, है ना। वहीं अगर एक पानी आप उसको फैलाओगे तो बहुत ही फास्टली मूव करता है, और इस तरीके से जब गैस जो होते हैं वो तो और भी फास्ट मूव करते हैं, ठीक है। तो जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का वो मिनिमम होता है इन सॉलिड। लीस्ट कंप्रेसिबल होते हैं, इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते हम। मैं इस पेन को इजीली कितना भी कोशिश कर लूँ बट मैं दबा नहीं सकती। लेस कंप्रेसिबल, मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तब जाके ये पेन कंप्रेस होगा, ठीक है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट। डिफ्यूजन क्या होता है, एक टाइप का मैटर जब दूसरी टाइप में मिक्स होता है तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो जो रेट होती है, जो स्पीड होती है सॉलिड की सॉलिड में मिक्स होने की, वो क्या होती है, मिनिमम होती है। जैसे आप चीनी को और नमक को आपस में मिक्स करोगे तो वो बहुत ही फास्ट मिक्स नहीं होंगे, धीरे धीरे आपस में मिक्स होंगे, या आपको थोड़ा सा उसमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे उनको आपस में मिक्स करने के लिए। या फिर आप सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करोगे, मतलब सपोज आप एक ग्लास लो पानी का, और 2 ग्लास लो आप पानी के, एक में आप चीनी डालो और एक में आप छोटी सी इंक डालो। आप देखोगे कि इंक जल्दी उसमें डिफ्यूज हो जाएगी, जल्दी मिल जाएगी, जबकि जो चीनी है उसको टाइम लगेगा लिक्विड में डिफ्यूज होने में, ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाता है, वो लीस्ट होती है। अब हम नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, लिक्विड स्टेट। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड की कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती, no definite shape but have fixed volume. Liquid take the shape of the container. जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि पहले जो पानी था वो इस जग में था, तो जग की शेप का था। जब ये जग में से पानी इस ग्लास में आया तो उसने ग्लास की शेप ले ली। मतलब जो लिक्विड होता है उसकी जो डेफिनेट शेप नहीं होती, लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है। लाइक सपोज आप देख लो, ये जो ग्लास में जितना भी पानी है इसका जो भी वॉल्यूम है वो इस ग्लास में फिक्स था, और इतना ही पानी जब इस जग में था तो उसका वॉल्यूम भी फिक्स था। मतलब वॉल्यूम तो फिक्स ही रहता है लेकिन कोई डेफिनेट शेप नहीं होती लिक्विड स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है और गैसेस से कम होता है। वो हम देख सकते हैं क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता, सपोज बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते, कनेक्टेड होते, तो वो फॉर्म बना कर लेते सॉलिड का, लेकिन उनमें थोड़ा सा अट्रैक्शन भी पार्टिकल्स के बीच में एज कम्पेयर टू सॉलिड कम होता है, और स्पेस भी थोड़ा ज़्यादा होता है। उसकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं सॉलिड्स की कंपैरिजन में, ठीक है। जो हमने देख ही लिया, अट्रैक्शन जो होता है वो लेस देन सॉलिड होता है और मोर देन गैसेस होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड के पार्टिकल्स जो सॉलिड से ज़्यादा, सॉलिड से लेस अट्रैक्टिव होते हैं एक दूसरे से, और गैसेस से ज़्यादा एक दूसरे अट्रैक्ट करते हैं, तभी वो एक मैटर बना पाते हैं, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज इंटरमीडिएट, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी देखते हैं, गैसेस। नाउ जो गैसेस में क्या होता है, गैसेस में ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है और ना ही इसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। गैस ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर। गैस का ना तो कोई फिक्स्ड शेप होता है ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, वो पूरे के पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। जो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूरी पर होते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। नाउ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम। ऑब्वियस सी बात है, हमने देखा था सॉलिड में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है फोर्स, उसके बाद लिक्विड में
ठीक है, और उसके बाद गैसेस में होता है। अगर क्योंकि सॉलिड में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, इसलिए बहुत मुश्किल होता है उसको तोड़ना। अगर आप कोशिश करो इस पेन को तोड़ने की तो बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन वहीं अगर आप लिक्विड में, जैसे पानी है, पानी में अगर आप एक फिंगर भी डालोगे तो इजीली कटता है। ठीक है, और गैसेस का तो ऑब्वियसली बात है, आपको पता ही है कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो क्या हो जाते हैं, मिनिमम हो जाते हैं। ठीक है, उसके पार्टिकल्स और भी एक दूसरे से ज़्यादा दूरी पर होते हैं। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम होता है। हाँ, जो मूवमेंट होता है गैसेस का वो मैक्सिमम होता है। अब आप देखो, जो सॉलिड है, सॉलिड का और लिक्विड का हमने देखा था एग्जाम्पल कि उसमें सॉलिड में सबसे कम मूवमेंट हो रहा था, फिर लिक्विड में हो रहा था। पर जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से बहुत, एक तो दूरी पे बहुत होते हैं, प्लस उनका जो मूवमेंट होता है वो भी बहुत फास्ट होता है। इसलिए तो आप एक रूम में के कॉर्नर में एक अगरबत्ती जलाते हो और बहुत जल्दी आपको उसकी स्मेल भी आ जाती है, उस अगरबत्ती की खुशबू आने लगती है, क्योंकि उसके जो गैस, उसके जो पार्टिकल्स थे, अगरबत्ती से जो धुआं निकल रहा था, उसके जो पार्टिकल्स थे वो बहुत ही फास्ट मूव करके आप तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, दे आर द मोस्ट कंप्रेसिबल, ये बहुत ही मोस्ट कंप्रेसिबल होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो गैसेस होती है उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, सपोज ये गैस है, राइट, इसके जो पार्टिकल्स है एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर है, तो आपके पास एक स्कोप है, आप उसको ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हो, आपके पास स्कोप है कि आप इन पार्टिकल्स को पास पास ला सकते हो। वहीं अगर आपके पास जो लिक्विड था, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एज कम्पेयर टू गैस ज़्यादा एक दूसरे के पास थे, अगर आप उसको कंप्रेस करोगे तो आपके पास स्कोप कम है, जगह कम है उनको कंप्रेस करने के लिए। ठीक है, गैसेस में आपके पास मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस काफ़ी होता है, इसलिए आपके पास स्कोप बढ़ जाता है इसको ज़्यादा कंप्रेस करने का, इसलिए ये मोस्ट कंप्रेसिबल होते हैं। और जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स में तो आपको पता ही है कि सॉलिड्स के पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ही एकदम ऐसे से कनेक्टेड होते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे, बहुत कम स्पेस होता है, इसलिए आपके पास जो स्कोप होता है उनको कंप्रेस करने का वो मिनिमम हो जाता है। Now the rate of diffusion is more than solid and liquid. जो डिफ्यूजन की रेट होती है वो मैक्सिमम होती है इन गैसेस में कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड लिक्विड का तो हमने एग्जांपल देखा ही था कि जब आप पानी में शक्कर डालोगे और एक इंक डालोगे तो इंक जल्दी घुल जाती है। इसी तरीके से जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं, और इसी वजह से क्या होता है कि वो जल्दी डिफ्यूज होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ना अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम जो स्टेट्स हैं उसको एक टाइप की स्टेट को दूसरी टाइप की स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट होता है उसको क्या कहते हैं हम? मेल्टिंग पॉइंट। आप कैसे समझ सकते हैं? मान लो कि आपके पास आइस होती है, आइस तो हमारे घर में सबके पास होती है, ठीक है। तो इस आइस को आप पिघलाओगे और पिघल के वो क्या बनेगी? वाटर बनेगी, ठीक है। आइस सॉलिड है तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, ठीक है। जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे तो उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का हो जाएगा, उसके जो पार्टिकल्स है उसमें कुछ डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है जिसमें आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो जो आइस होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप आइस को रखोगे तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पहले तो हम देखते हैं फ्यूजन क्या है। देखो, फ्यूजन हमने देखा क्या प्रोसेस होता है, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। अब लेटेंट का मतलब होता है हिडन, ठीक है। यानी कि एक हिडन हीट है इन द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, यानी कि जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है तब कुछ ऐसी हीट है जो हिडन है। अब आप देखो, एक एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं अपने घर पर ही। आप आइस लेना, ठीक है, एक बाउल में आइस लेना और उसको हीट करना स्टार्ट कर दो और उसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली मेजर करो थर्मोमीटर से। आप देखोगे जब तक पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट होती है जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, और जब वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। तो वो जो हीट हम कंटिन्यूसली दे रहे हैं आइस को वो कहाँ जा रही है? मतलब क्योंकि टेम्परेचर तो इंक्रीज नहीं हो रहा, तो वो हीट कहाँ जाती है?
देखो, इसको हम कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखो, मान लो कि ये दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है। अब अगर आप अपने फ्रेंड को बोलो कि आपके इस वाले हाथ पे फोर्स लगाए इसको तोड़ने के लिए, बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, क्योंकि हमें पता है अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है चीज़ तो क्या हो रहा है, उसमें बॉन्ड्स टूट रहे हैं आपस में। तो अगर आपका फ्रेंड इस वाले आपके हाथ पे फोर्स लगा रहा है तो लगा रहा है, लगाते लगाते आपका हाथ कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके से होके वो धीरे धीरे ऐसे हो जाए, है ना। यानी कि आपके दोस्त ने आपके इस वाले हाथ पे जितनी भी एनर्जी लगाई वो एनर्जी उसकी कहाँ चली गई, आपके इस वाले हाथ को इस पोजीशन से इस वाले बॉन्ड को तोड़ने में, मतलब इस पोजीशन पे लाने में चली गई, ठीक है। अब इसके बाद जब आपका फ्रेंड और फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो वही जो हीट हम आइस को दे रहे थे या सॉलिड को दे रहे थे तो क्या हो रहा था कि वो एनर्जी उसके बॉन्ड्स को तोड़ने में सारी की सारी एनर्जी जा रही थी, और जब वो सारे बॉन्ड्स टूट जाते हैं उसके बाद जब हम एनर्जी देना स्टार्ट करते हैं तो टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब जितनी की एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस किस में हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि अभी आपके रूम का जो प्रेशर है उस प्रेशर पे हो रहा है। एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, आ गया कॉन्सेप्ट समझ में। चल अब हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, देखो बॉइलिंग तो हमें पता ही है, हम पानी उबालते हैं, दूध उबालते हैं, तो डेफिनेटली हर एक चीज़ का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, दूध का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो वो टेम्परेचर जिस पे एक लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट। और ये एक बल्क फिनोमिना होता है क्योंकि जो सारा का सारा लिक्विड है वो एक साथ बॉईल होता है। ऐसा नहीं होता कि थोड़ा सा पार्ट अभी बॉईल हो रहा है, थोड़ा सा पार्ट बाद में बॉईल होगा। वो सारा का सारा, आप अगर पानी को उबालोगे तो पूरा का पूरा पानी एक साथ बॉईल होना स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो मेल्टिंग होती है वो बल्क फिनोमिना नहीं होती। मेल्टिंग में धीरे धीरे चीज मेल्ट होती रहती है कंटिन्यूअसली, ठीक है। जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलना स्टार्ट हो जाता है। नाउ द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हमने देखा था फ्यूजन। फ्यूजन प्रोसेस क्या था, जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा था उसको हम कह रहे थे फ्यूजन। वेपराइजेशन क्या है, जब लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं, ठीक है। और लेटेंट हमें पता ही है, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, यानी कि इस प्रोसेस में भी कोई ऐसी हीट है जो हिडन है, ठीक है। अब इसके लिए भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप पानी लो और पानी को बॉईल करना स्टार्ट करो, ठीक है। थोड़ी देर तक तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, लेकिन जब वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब जब उसका टेम्परेचर, मतलब जब वो लिक्विड से गैसेस फॉर्म में आ जाता है, वाटर से वेपर बन जाता है, तब आप उसका टेम्परेचर देखोगे तो वो कांस्टेंट हो जाता है। तो क्योंकि आप पर अभी भी आप कंटिन्यू हीट दे रहे हो, ठीक है, पर टेम्परेचर अब इंक्रीज होना बंद हो जाता है। तो वो जो टेम्परेचर है वो कहाँ जा रहा है, वो सेम जो बॉन्ड्स है उसको तोड़ने में वो पूरी की पूरी एनर्जी चली जाती है। सपोज अब लिक्विड है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच की जो बॉन्ड्स होते हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं होते जितने सॉलिड्स में थे। जैसे कि हमने देखा था कि सॉलिड कुछ इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। नाउ आप मान लो कि ये लिक्विड के बीच में कुछ इस तरीके से बॉन्ड्स हैं, ठीक है। अब आपने एनर्जी दी, अब अपने दोस्त को बोलो कि आप पे फोर्स लगाए, तो वो जब फोर्स लगाएगा तो वो उसकी जो एनर्जी है वो कंप्लीटली इस बॉन्ड को ऐसे 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 ब्रेक करने में जा रही है। अब जब बॉन्ड ब्रेक हो गया तब आपका फ्रेंड अगर दोबारा और फोर्स लगेगा तो ये दोनों पार्टिकल्स आपस से दूर चले जाएंगे। तो सेम केस होता है लिक्विड में भी, कि जब आप एनर्जी देना स्टार्ट करते हो या एनर्जी दे रहे होते हो तो जब तक उसके बॉन्ड्स टूटते हैं तब तक उसकी जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। मतलब जब चेंज होता है ना स्टेट में, चाहे वो सॉलिड से लिक्विड हो या फिर लिक्विड से गैसेस फॉर्म में हो, उस चेंज की ड्यूरेशन में जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है।
तो उसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ अ लिक्विड into gas at atmospheric pressure at its boiling point is called the latent heat of vaporization। यानी कि 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और ये भी पूरा का पूरा प्रोसेस किस में होता है, ये पूरा प्रोसेस होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अभी तक हमने देखा कि टेम्परेचर चेंज करके हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब जो प्रेशर को, पर उस टाइम हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा था। अब अगर हम प्रेशर चेंज कर दें तो क्या होगा, देखो, व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ गैस द पार्टिकल कम क्लोज विच इंक्रीजेस द इंटर पार्टिकल फोर्स एंड द गैस चेंजेस इनटू लिक्विड। आप देखो, ये जो पार्टिकल्स है ये गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अगर आप इस पे प्रेशर देना स्टार्ट कर दोगे तो प्रेशर दोगे तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आना स्टार्ट कर देंगे, ये कुछ ऐसे आ जाएंगे और पार्टिकल्स इतनी सी स्पेस में और पार्टिकल्स आ जाएंगे, ऐसे ऐसे कंप्रेस करते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इतना क्लोज आ जाएंगे कि जो फॉर्म है गैसेस फॉर्म वो चेंज हो जाएगी लिक्विड में, ठीक है। और आप उसको फर्दर कंप्रेस करना शुरू करो और कंप्रेस करना शुरू करो तो ये और इतनी सी स्पेस में सोचो और भी पार्टिकल्स आ गए, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। मतलब जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करते हो वैसे वैसे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास और ज़्यादा पास आ जाते हैं, विच इंक्रीजेज द इंटर पार्टिकल फोर्सेस एंड द गैस चेंजेस इनटू लिक्विड। और लिक्विड में चेंज होने के बाद और फर्दर कंप्रेस करोगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपने कई बार देखा होगा। बहुत से ऐसे फंक्शंस होते हैं जहाँ पे जो स्टेज पे पर्सन होता है उसके नीचे कुछ धुआं आपको आजकल बहुत ही फैशन चल रहा है कि कुछ धुआं सा दिखाई देता है। वो धुआं क्या होता है, वो धुआं होता है एक्चुअली में सॉलिड CO2, जिसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं। आइस जो CO2 होती है हम उसको इतना ज़्यादा कंप्रेस कर देते हैं कि वो सॉलिड CO2 में चेंज हो जाती है, और जैसे ही हम वो प्रेशर रिलीज करते हैं वो बिना लिक्विड स्टेट में आए डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर या फिर प्रेशर। तो आप सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर सकते हो, इस प्रोसेस को हमने देखा ही था, फ्यूजन कहते हैं। और रिवर्स प्रोसेस भी हो सकता है जिसको हम क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन, इसको हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। लिक्विड से गैसेस स्टेट में चेंज करना, इसको हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। और जो उल्टा प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। तो आप जब सॉलिड से गैस फॉर्म में चेंज करते हो तो उसको क्या कहते हो, सब्लिमेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं, अभी तक हमने क्या देखा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्जन हो रहा था बाय चेंजिंग द टेम्परेचर या फिर प्रेशर। क्या ऐसा आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि ना तो हम टेम्परेचर में कोई चेंज करते हैं ना ही हम कोई प्रेशर में चेंजेस करते हैं, फिर भी स्टेट में चेंज हो जाता है। देखो, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि जब आप कपड़े सुखाते हो, छतों पे सुखाओ या अपने रूम में सुखाते हो, तो ना तो आप टेम्परेचर चेंज करते हो ना ही आप रूम का प्रेशर चेंज करते हो, लेकिन फिर भी उसका जो पानी है वो कहाँ चला जाता है, वो वेपराइज हो जाता है। वो कैसे हो जाता है, ये जो प्रोसेस होता है, अ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं आया है उसका, फिर भी वो मतलब स्टेट में चेंज हो रहा है, यानी कि लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहता है, इवेपोरेशन। और इसका हमारा डेली लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। हम कपड़े सुखाते हैं, कपड़े देखना आप कभी भी, जब बहुत तेज़ गर्मी होती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, जब ह्यूमिडिटी होती है कपड़े बहुत देर से सूखते हैं। इसी तरीके से आप इसको अपने घर पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो। आप थोड़ा सा एक गीला कपड़ा लो और उस गीले कपड़े को आप अपनी टेबल साफ करो, ठीक है, और थोड़ी देर में आप ऑब्जर्व करो, आपने ना तो टेम्परेचर चेंज किया है ना ही आपने रूम का प्रेशर चेंज किया है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जो पानी था टेबल के ऊपर, जो आपने उस टेबल को साफ किया था, वो गायब हो जाता है। यानी कि वो जो वाटर था वो वेपराइज हो गया बिना चेंज किए इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो
तो वो जो प्रोसेस, वो जो फिनोमिना है वो कहलाता है इवेपोरेशन। और ऐसा क्यों होता है? देखो, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जो इवेपोरेशन है वो डिपेंड करता है सरफेस पे प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ठीक है। The particles at the surface of liquid absorb enough energy to overcome the process force of attraction, latent heat of vaporization, and its change to vapor state। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है? जो लिक्विड स्टेट होती है उसमें जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो एनर्जी होती है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। तो वो इसलिए वो क्या करते हैं कि वो बॉन्ड्स को तोड़कर वो फ्री हो जाते हैं। देखो, इसका मतलब क्या है? जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में, उसमें जो सरफेस पे पार्टिकल्स होते हैं उसकी जो एनर्जी होती है वो कंपैरेटिवली दूसरे पार्टिकल्स से ज़्यादा होती है। तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दूसरे पार्टिकल्स से, वो उसको ओवरकम कर लेते हैं और फ्री हो जाते हैं, इसलिए वेपराइज हो जाते हैं, ठीक है। वो फ्री हो जाते हैं तो क्या, अपने बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं और फ्री होकर वो वेपराइज हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो फैक्टर है आपका सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। जैसे कि आप कोई भी गीला कपड़ा अगर फैला के सुखाते हो तो वो जल्दी सूखता है, और आप उसको सिकोड़ के डाल दोगे तो वो टाइम लेता है सूखने में, ठीक है। तो सरफेस एरिया पे बहुत डिपेंड करता है इवेपोरेशन। नेक्स्ट आप देखते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप मॉर्निंग में कपड़े सुखाओ, हम यही एग्जाम्पल लेके चलेंगे क्योंकि हमारी लाइफ में ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है ना। तो आप अगर मॉर्निंग में कपड़े सुखाओगे, धूप कम होती है, गर्मी कम होती है, तो टाइम लेता है। लेकिन वहीं आप अगर दिन में कपड़े सुखाओगे तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो जैसे जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि ऑलरेडी एनवायरनमेंट में इतना पानी होता है, तो वो वेपराइजेशन की वजह से, तो जो ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिड आपको पता है कि जो रेनी सीजन होता है, रेनी सीजन में कपड़े बहुत मुश्किल से सूखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही रेनी सीजन आता है तो ऑलरेडी एनवायरनमेंट में इतना पानी होता है, और हर एक का एक सैचुरेशन लेवल होता है कि आप एनवायरनमेंट में कितना पानी डाल सकते हो, मतलब हर एक का रेशियो होता है, आप कितने वाटर मॉलिक्यूल्स एक एयर में प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर ह्यूमिड एनवायरनमेंट है तो ऑब्वियसली बात है उसमें ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो वो कपड़ों से थोड़ा कम वाटर मॉलिक्यूल्स लेंगे, ठीक है। तो जो आपके जो कपड़े होंगे वो कम देरी से सूखेंगे क्योंकि उसमें जो इवेपोरेशन है वो बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। तो इंक्रीज इन विंड स्पीड ऑल्सो इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जब बहुत तेज़ हवा चल रही होती है तब भी जो हमारे कपड़े होते हैं वो बहुत जल्दी सूखते हैं, इसलिए जब अगर हवा नहीं चल रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं इवेपोरेशन एंड इट्स कूलिंग इफेक्ट। क्या होता है? देखो, when a liquid evaporates, the particles of the liquid absorb heat from the surrounding and evaporates as the result of the surrounding become cold। होता क्या है कि जो लिक्विड है वो जब इवेपोरेट होता है तो पार्टिकल्स क्या है ऑफ द लिक्विड अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। वो सराउंडिंग से हीट अब्जॉर्ब करते हैं अपने लॉस ऑफ हीट को वापस से गेन करने के लिए। तो जो सराउंडिंग होती है वो क्या हो जाती है? कूल हो जाती है। अब इसका मतलब क्या है? सपोज ये एक लिक्विड है, ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स थे, इनके पास कुछ एनर्जी थी, है ना, बहुत सारे पार्टिकल्स है ये। अब ये जो सरफेस वाले पार्टिकल्स है ये इवेपोरेट हो चुके हैं, तो ये अपने साथ कुछ एनर्जी लेके चले गए, तो यहाँ पे क्या हो गया? लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब इस एनर्जी को ये गेन कहाँ से करता है? एनवायरनमेंट में प्रेजेंट एनर्जी से ये गेन करता है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट में फिर क्या हो जाता है? लॉस ऑफ एनर्जी हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? एनवायरनमेंट कूल हो जाता है। जैसे कि हम गर्मियों में क्या करते हैं? अपनी छतों पे छिड़काव करते हैं पानी का। तो पानी के छिड़काव से क्या होता है कि जो छत होती है, छत पे जब हम पानी छिड़कते हैं तो उसके सरफेस से क्या होता है? इवेपोरेशन स्टार्ट होता है पानी का। तो जो पानी होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो लॉस ऑफ एनर्जी, उसको वो कहाँ से गेन करते हैं? छत से। तो छत की सरफेस से वो क्या करते हैं? अपना वापस से एनर्जी को गेन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है? जो छत होती है वो क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। इसी तरीके से आप देखो, जब आप गर्मियों का टाइम होता है आपको बोला जाता है कि आप कॉटन के क्लोथ्स पहनो, कॉटन के क्लोथ्स पहनो, क्योंकि
क्या होता है कि कॉटन क्या करता है, हमारे स्वेट को अब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब हमारे कॉटन ने हमारी स्वेट को अब्जॉर्ब किया तो फिर क्या प्रोसेस स्टार्ट होता है, इवेपोरेशन। मतलब जो इवेपोरेशन स्टार्ट होता है तो वो जो लॉस ऑफ एनर्जी होती है उस मॉलिक्यूल्स की, वो कहाँ से गेन करता है, वो हमारी बॉडी से गेन करता है। और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, डाउन होता है, तो वो हमारी बॉडी को कूल रखता है। सेम कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं डेजर्ट कूलर्स, ठीक है। तो और ये बहुत अच्छा काम कर पाते हैं जब हॉट एंड ड्राई डे होता है, क्योंकि इवेपोरेशन की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो डेजर्ट कूलर में क्या होता है, जो पर्दे होते हैं उस पर कंटिन्यूसली पानी आता रहता है, ठीक है। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यू उस पे से इवेपोरेट होते रहते हैं। तो वो जो लॉस ऑफ एनर्जी होती है वो कहाँ से वो गेन करता है, हमारे एनवायरनमेंट से वो गेन करना स्टार्ट करता है, जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने जस्ट देखा कि मेटल्स क्या होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बच्चों, जिन जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी हाफ ईयरली की जो तैयारी होगी वो बहुत ही धमाकेदार तरीके से होगी। और सिर्फ हाफ ईयरली क्यों, हम आपकी फाइनल की भी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कराएंगे। तो चलो, अभी तक हमने देखा कि मैटर क्या होते हैं, कोई भी ऐसी चीज जिसके पास मास होता है और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो मैटर्स हैं वो मैटर प्योर होते हैं कि इम्प्योर होते हैं। तो चलो एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं जो हमारी डेली लाइफ से कनेक्टेड है। हम सबके घर में दूध आता है और हम सबका जो फर्स्ट कंसर्न होता है वो कंसर्न क्या होता है कि क्या दूध मिलावट वाला है या मिलावट से अलग है, मतलब दूध में कुछ इम्प्योरिटी मिक्स है या वो दूध जो है वो प्योर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप कैसे कहोगे कि दूध प्योर है, तो एक सिंपल सा आंसर होता है कि अगर दूध में सिर्फ दूध ही है तो वो प्योर होता है, ठीक है। इसी तरीके से वैसे जो मिल्क होता है वो एक्चुअली प्योर सब्सटेंस नहीं होता, उसमें अपने आप ही में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिक्स होती हैं, वो एक मिक्सचर होता है। थोड़ी देर में हम इसको अच्छे से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। अभी ये एक एग्जाम्पल सिर्फ इस चीज़ को समझने के लिए दिया है कि प्योर सब्सटेंस से क्या मतलब है। चलो अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल। आप गोल्ड खरीदने के लिए अगर ज्वेलर्स शॉप पे जाओगे तो आप अगर 1 ग्राम गोल्ड, प्योर गोल्ड कहोगे कि मुझे प्योर गोल्ड चाहिए, तो ज्वेलर्स से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपको 1 ग्राम प्योर गोल्ड दे। इसका मतलब उस 1 ग्राम में सिर्फ गोल्ड होना चाहिए, कोई और मेटल उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए, राइट। इसका मतलब कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि हम अगर देखें कि टाइप्स ऑफ मैटर क्या होता है, मैटर होते हैं 2 टाइप के, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं, जिसमें सिर्फ 1 टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस। अब मिक्सचर क्या होता है, अगर हमने एक एलिमेंट में दूसरा एलिमेंट मिक्स कर दिया तो उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम कहेंगे मिक्सचर। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो, जैसे कि वाटर, वाटर अगर प्योर है इसका मतलब वाटर में प्योरली सिर्फ वाटर ही है और कुछ हमने इसमें मिक्स नहीं किया है। गोल्ड, अगर प्योर गोल्ड है इसका मतलब उसमें सिर्फ गोल्ड एलिमेंट प्रेजेंट है, उसमें कोई और मेटल प्रेजेंट नहीं है। आयरन, अगर आयरन प्योर है इसका मतलब उसमें कोई और मेटल मिक्स नहीं है। अब मिक्सचर कैसे बनाते हैं, हम मिक्सचर बनाते हैं एक सब्सटेंस में दूसरे सब्सटेंस को हम मिक्स कर देते हैं किसी भी प्रपोर्शन में, ठीक है। जैसे कि मिल्क, मिल्क भी एक टाइप का मिक्सचर है, वो एक प्योर एलिमेंट नहीं होता, पर हम वो क्यों उसको मिक्सचर कहते हैं वो हम आने वाले थोड़े से टाइम में इसको समझेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम देखें अगर सॉल्ट सॉल्यूशन, देखो सॉल्ट सॉल्यूशन और सॉइल। सॉल्ट सॉल्यूशन से मतलब है अगर हम पानी में नमक को मिक्स कर देंगे तो वो क्या कहलाता है, सॉल्ट सॉल्यूशन। और इसका मतलब हमने जो वाटर था उसमें क्या मिक्स कर दिया, नमक मिक्स कर दिया, तो वो एक तरीके का मिक्सचर बन गया। इसी तरीके से अगर हम सॉइल की बात करें तो वो भी एक मिक्सचर होता है, क्योंकि सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एलिमेंट्स को। तो एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, देखो जो फर्स्ट होता है वो होता है मेटल, फिर होता है नॉन मेटल और उसके बाद आता है मेटेलॉइड।
मतलब जितने भी प्योर सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, एक कहलाता है मेटल, ठीक है, फिर आता है नॉन मेटल और फिर आता है मेटेलॉइड। अब मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटेलॉइड क्या होते हैं? अभी तक ये आप जब क्लास 10th में आ जाओगे तो इसमें आपका पूरा एक चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसको आप बहुत अच्छी तरीके से डीप में समझोगे इस चैप्टर को, ठीक है। बट अभी के लिए हमारे पास एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जिसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटेलॉइड्स में। मेटल्स में कौन कौन से मेटल्स आ जाते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, या फिर गोल्ड है, आयरन है, ये सब क्या है, मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स जैसे ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ये सब नॉन मेटल्स में आते हैं। और मेटेलॉइड जो होते हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी मिक्स होती है, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्यों हम इसको मेटल कहते हैं, नॉन मेटल कहते हैं, ये हमारे अभी कोर्स में नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है क्लास 10th में, जो आप जब 10th में आ जाओगे तो उसको पढ़ोगे। तो चलो अभी हम रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं मिक्सचर। प्योर तो हमने देख लिया, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जिस सब्सटेंस में सिर्फ एक ही टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस। और जब उन्हीं प्योर सब्सटेंस को आपस में मिक्स कर देते हैं, किसी भी प्रपोर्शन में मिक्स कर दो आप, 50-50 ले लो या 70-30 ले लो, कुछ भी प्रपोर्शन आप ले सकते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर। अब मिक्सचर भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर कौन से मिक्सचर होते हैं, देखो, होमोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर इन विच कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। यानी कि ऐसे मिक्सचर जब हम किसी भी एक एलिमेंट में जब हम दूसरा एलिमेंट मिक्स करते हैं तो उनका जो कंपोजिशन होता है वो पूरे थ्रू आउट जो हमने मिक्सचर बनाया है उसमें वो सेम रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम पानी में नमक को मिक्स करते हैं या पानी में आप शुगर को मिक्स कर दो, तो आप देखोगे हर ड्रॉप का टेस्ट सेम होता है। ऐसा तो नहीं होता कि किसी ड्रॉप में ज़्यादा नमक आ रहा है, किसी ड्रॉप में कम नमक आ रहा है, या ऊपर की लेयर पे नमक ज़्यादा है, नीचे की लेयर पे नमक कम है, ऐसा नहीं होता। पूरा का पूरा जो थ्रू आउट होता है पानी के ग्लास में वो नमक सेम ही रहता है, टेस्ट उसका सेम रहता है, तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। इसी तरीके से होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, देखो इसमें क्या होता है, जो कंपोजिशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, तो आप लोग क्या करना कि स्कूल से एक छोटा सा चौक का टुकड़ा लेकर आना और उसको एक पानी का ग्लास लेना और उसमें उस चौक के टुकड़े के जो है ना वो अच्छे से कूट लेना और उसका पाउडर बना के पानी में मिक्स करके देखो, तो आपको क्या मिलेगा, उसको एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर मिलेगा। मतलब एक थ्रू आउट यूनिफॉर्म आपको मिक्सचर नहीं मिलेगा, कुछ पार्टिकल्स कहीं पर ज़्यादा होंगे, कहीं पे कम होंगे, ठीक है, वो प्रॉपरली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो दैट इज कॉल्ड अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो ये तो हमने कंपोजिशन के अकॉर्डिंग देखा, मिक्सचर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है हेटेरोजीनियस और एक होता है होमोजीनियस, ठीक है। अब इसके अलावा जो इसके एग्जाम्पल भी हमने देख लिए, शुगर सॉल्यूशन हो गया और हेटेरोजीनियस में क्या हो गया, चॉक एंड वाटर हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट मिक्सचर और किस किस टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं। देखो एक होता है सॉल्यूशन, एक होता है आपका सस्पेंशन और एक होता है आपका कॉलॉइड। अब क्या सस्पेंशन होता है, क्या सॉल्यूशन होता है और क्या कॉलॉइड होता है और कैसे हम इसको डिवाइड करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, देखो इसकी प्रॉपर्टीज, पहले हम सिंपल सॉल्यूशन देखते हैं। देखो सॉल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्यूशन में एक होमोजीनियस टाइप का मिक्सचर होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेकर ही इसको समझते हैं कि आपने एक पानी का ग्लास लिया, ठीक है, इसमें आप नमक डाल दो NaCl और ये आपका पानी है। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या क्या होती है। देखो आप जब उस पूरे ग्लास को ऑब्जर्व करोगे तो आप क्या देखोगे कि ये किस टाइप का मिक्सचर है, होमोजीनियस होता है या हेटेरोजीनियस होता है। ये एक होमोजीनियस टाइप का मिक्सचर होता है क्योंकि इसमें जो कंपोजिशन होता है वो थ्रू आउट सेम रहता है, ठीक है। अब देखो सेकंड आपका क्या आता है, द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, ठीक है। जो पार्टिकल्स होते हैं इसके वो क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, इवन द 1 नैनोमीटर। अगर आप देखोगे पानी में जब आप नमक को मिक्स कर देते हो वो अच्छे से मिक्स हो जाता है तो
तो आप क्या उसके पार्टिकल्स को, नमक के पार्टिकल्स को क्या नेकेड आई से देख सकते हो? हम नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी उसको देखने के लिए, ठीक है। यानी कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। सेकेंड, दे डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, मतलब टिंडल इफेक्ट जो होता है वो नहीं करता इसमें काम। क्योंकि टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि जब छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कंपैरेटिवली थोड़े से बड़े होते हैं वो लाइट बीम को स्कैटर करते हैं, तो उसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और ये हम देख सकते हैं कि जैसे अगर आप देखो अपने कि कभी किसी रूम में जब लाइट आ रही होती है और उस रूम में अगर झाड़ू लग रही होती है तो डस्ट पार्टिकल्स पूरी एयर में होते हैं उस टाइम पे, अगर आप देखोगे तो आपको लाइट का पाथ नजर आएगा, उसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। बट क्योंकि ये सॉल्यूशन में इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट बीम को स्कैटर नहीं कर सकते, इसलिए इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। अब सॉल्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम फिल्ट्रेशन। सॉल्यूट और सॉल्यूशन क्या होता है वो अभी हम समझते हैं, ठीक है। बट इसमें जैसे हमने नमक को मिक्स कर दिया पानी में, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे नमक वापस चाहिए तो आप क्या करोगे? आप क्या उसको चलनी से छान कर मुझे दे सकते हो वापस? नहीं दे सकते। यानी कि जो सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल्स एक तो बहुत छोटे होते हैं, होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और वो इतना आपस में मिक्स हो जाते हैं कि आप उसको फिल्टर करके सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। और ये जो मिक्सचर होता है वो बहुत ही स्टेबल मिक्सचर होता है। स्टेबल मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि अगर आप नमक के पानी को या शुगर के सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए रख दोगे सेटल होने के लिए तो भी वो एज इट इज ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि नमक थोड़ी देर बाद में नीचे सेटल हो जाए या शक्कर थोड़ी देर बाद नीचे सेटल हो जाए। तो जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, एक स्टेबल मिक्सचर, ठीक है। अब हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? देखो इसमें हमने दो टर्म्स यूज करी हैं, एक हमने करी है सॉल्वेंट और एक हमने करी है इसमें सॉल्यूट होता है एक तो आपका, ठीक है, और एक होता है सॉल्वेंट। इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है आपका सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि सॉल्यूट क्या होता है, जिस चीज को हम मिक्स कर रहे हैं, और सॉल्वेंट क्या होता है जिसमें मिक्स किया जा रहा है। जैसे कि पानी, वाटर क्या था आपका? वाटर था आपका सॉल्वेंट, और इसमें आपने क्या मिलाया था? नमक, NaCl। तो ये क्या था आपका सॉल्यूट, ठीक है। यानी कि जो लार्ज क्वांटिटी में होता है उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट, और उसमें जिस चीज को हम मिक्स करते हैं उसको क्या कहते हैं? हम सॉल्यूट कहते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? जब आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिक्स करते हो तो वो क्या कहलाती है? उसकी सॉल्युबिलिटी। मतलब कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्वेंट मैक्सिमम आप डाल सकते हो, एक सॉल्वेंट में आप कितना मैक्सिमम सॉल्यूट को डाल सकते हो, दैट इज कॉल्ड इट सॉल्युबिलिटी। इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हो कि एक रूम है, उस रूम में मान लो कि ये एक छोटा सा रूम है आपका, ठीक है, इसमें 9 पीपल आ सकते हैं। कितना भी आप भर भर के लोगों को उसमें मिला दो तो वो 9 से ज्यादा लोग उसमें नहीं आ सकते। तो मान लो कि आपने उसमें 9 लोगों को भर दिया, ठीक है। अब आप एक मेंबर को और उसमें डालना चाहते हो उस रूम में, तो क्या वो पॉसिबल है? वो पॉसिबल नहीं है। तो इस रूम की जो सॉल्युबिलिटी की हो गई वो क्या हो गई? 9। उसमें सिर्फ 9 ही लोग आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से वाटर की भी कुछ सॉल्युबिलिटी होती है। आप उसमें जब नमक ऐड करना शुरू करते हो तो वो मिक्स होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, ठीक है। पर एक टाइम ऐसा आएगा, इट इज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर फर्स्ट ऑफ ऑल, कि मतलब मान लो आप रूम टेम्परेचर पे ये सब कर रहे हो, ठीक है। तो आप जब पानी में नमक को मिलाना स्टार्ट करोगे तो वो मिक्स होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, ठीक है। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी भी लिमिट क्रॉस हो जाएगी। मतलब कि जितना नमक पानी अब्सॉर्ब कर सकता था उतना तो कर लिया, अब और अगर आप नमक मिलाओगे तो फिर वो उसमें मिक्स होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज मतलब कि वो सैचुरेट हो चुका है। अब उसके पास और स्कोप नहीं है नमक को मिक्स करने का, ठीक है। तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है कि कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट हम सॉल्वेंट में मिक्स कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? देखो अभी हमने क्या देखा? सॉल्युबिलिटी, कि हम सॉल्यूट को सॉल्यूशन में मिक्स कर रहे थे तो कितना मैक्सिमम सॉल्यूट हम उसमें डाल रहे थे, दैट इज द सॉल्युबिलिटी।
अब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है कि कितना अमाउंट प्रेजेंट है उस टाइम सॉल्वेंट में। जैसे कि मान लो 1 लीटर वाटर में आपने 1 ग्राम नमक डाल दिया, ठीक है, तो इस टाइम 1 ग्राम प्रेजेंट है, तो ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई, ठीक है। फिर आपने 2 ग्राम डाल दिया, तो अब कॉन्सेंट्रेशन कुछ और हो जाएगी। अब आप इसमें आपने 3 ग्राम डाल दिया, तो अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ और हो जाएगी, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है कि एक टाइम में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब मान लो 1 लीटर पानी में मैक्सिमम 100 ग्राम NaCl आ सकता है, तो ये इसकी क्या होगी सॉल्युबिलिटी, मतलब 100 ग्राम से ज़्यादा अब आप अगर उसमें मिक्स करोगे तो वो उसमें मिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम कितना उसमें सॉल्वेंट में सॉल्यूट हम मिक्स कर सकते हैं, दैट इज द सॉल्युबिलिटी। और कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन होती है कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है एट अ टाइम सॉल्वेंट, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है मास बाय मास, मतलब कितने मास में कितना मास प्रेजेंट है उसको हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो मास ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ अ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। नेक्स्ट मेथड होता है आपका मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम में क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम में होता है मास ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे ही थर्ड मेथड होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में होता है कि वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। ये 3 मेथड्स होते हैं। इन 3 मेथड्स के थ्रू हम किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा मिक्सचर आता है सस्पेंशन। देखो सस्पेंशन क्या होता है, हमने देखा था सॉल्यूशन क्या था, एक होमोजीनियस मिक्सचर था। सस्पेंशन क्या होता है, एक हीट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हीट्रोजीनियस क्या होता है, हीट्रोजीनियस होता है जिसमें जो कंपोजिशन होती है वो थ्रू आउट सेम नहीं होती, दैट इज अ हीट्रोजीनियस, है ना। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि हम उनको नेकेड आई से भी देख सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ये इतने बड़े होते हैं कि तो बीम जो लाइट होती है, लाइट को भी वो स्कैटर करते हैं, मतलब टिंडल इफेक्ट भी शो करते हैं। नेक्स्ट है दे कैन बी सेपरेटेड थ्रू फिल्ट्रेशन एंड दे आर अनस्टेबल। मतलब सस्पेंशन क्या होता है, अगर आप जैसे पानी है, पानी में आपने चॉक को मिक्स कर दिया, ठीक है, थोड़ी देर तक तो वो घुले रहेगा। अब आप उसको अगर थोड़ी देर के लिए एक साइड में रख दो, फिर आप उसको ऑब्जर्व करना, तो ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद जो चॉक के पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि वो एक स्टेबल मिक्सचर नहीं बनता, वो एक अनस्टेबल मिक्सचर होता है। थोड़ी देर के लिए आपको दिखेगा कि वो एक मिक्सचर है, और थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो वो उसमें चॉक के पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं और जो पानी है वो अलग हो जाता है, ठीक है। सो इट इज अनस्टेबल। और अब अगर आपसे बोला जाए कि आपने जो चॉक पाउडर इसमें मिक्स किया है वो हमें वापस चाहिए, तो आप इजीली उसको फिल्टर से, छलनी से छान कर हमको उसको वापस दे सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो फिल्टर से इजीली छट जाते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कॉलॉइड। कॉलॉइड क्या होता है, कॉलॉइड भी एक हीट्रोजीनियस मिक्सचर ही होता है, लेकिन वो एक्चुअली उसके पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो साइज इतना छोटा भी होता है, और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन वो कुछ इस तरीके से होता है कि हमें ऐसा अपीयर होता है कि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, जैसे कि मिल्क। बट मिल्क भी क्या होता है, एक तरीके का कॉलॉइड ही होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली होता तो हीट्रोजीनियस है, बट हमें अपीयर ऐसा होता है कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इसके जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो क्या होता है, कॉलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन से तो बड़े होते हैं बट सस्पेंशन से थोड़े छोटे होते हैं, बट हाँ इतना लार्ज इनफ होते हैं कि वो जो लाइट बीम है उसको क्या कर सकते हैं, स्कैटर कर सकते हैं, मतलब ये भी टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। अब अगर जो कॉलॉइड है, कॉलॉइड को अगर आप फिल्टर से उसके पार्टिकल्स को अलग करना चाहोगे तो वो आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड। अब क्लास जो कॉलॉइड्स होते हैं वो भी काफी टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें 2 टाइप की चीज, जैसे हमने सॉल्यूशन में देखा था सॉल्वेंट और सॉल्यूट, इसमें भी क्या होता है, इसमें होता है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। डिस्पर्जन मीडियम एक तरीके से क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम होता है, आप देख लो ये, इसको आप कह सकते हो सॉल्वेंट और इसको आप कह सकते हो सॉल्यूट,
ठीक है, ये तो सॉल्यूट हो गया और ये क्या हो गया आपका सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, अब अगर मतलब गैस में आप लिक्विड को मिक्स कर रहे हो तो वो क्या बना रहा है, एरोसॉल, जिसके एग्जाम्पल क्या है आपका फॉग, क्लाउड एंड मिस्ट। ठीक है, ऐसे ही आप सॉलिड को अगर गैस में मिक्स कर रहे हो तो क्या बन रहा है, एरोसॉल, जिसका एग्जाम्पल है स्मोक, ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट। आपको पता है जो गैस निकलती है उस गैसेस में क्या क्या होता है, स्मोक में क्या होता है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो गैस में क्या है, जो सॉलिड है वो उसमें मिक्स हुआ हुआ है। ठीक है, फिर आता है गैस को जब आप सॉलिड में मिक्स करते हो तो क्या बनता है, फोम। ठीक है, लिक्विड को सॉलिड में मिक्स करते हो तो जेल बनता है। इसी तरह सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करते हो तो सॉलिड सॉल बनता है, जैसे कि कलर्ड जेमस्टोन्स। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन है कॉलॉइड का। आप इन सब चीज़ों को अच्छे से याद रखना, बिकॉज कई बार एग्जाम्पल्स में या फिर आपसे एज ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एरोसॉल, या फिर अगर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आपको एग्जाम्पल दे दिया कि लाइक रबर इज में कौन सा डिस्पर्स फेज है और कौन सा डिस्पर्जन मीडियम है। तो वो सब इसलिए आप इस टेबल को अच्छी तरीके से लर्न करना। ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगी, इसको अच्छी तरह से याद रखोगे तो एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजीली आंसर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। देखो हमने क्या देखा था, जब मैटर्स देखा था तो मैटर्स को हमने दो टाइप से क्लासीफाई किया था। एक हमने किया था उसको कि फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग, और एक हमने किया है उसकी केमिकल चेंजेस, केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस को अब हम समझते हैं। देखो फिजिकल चेंजेस का मतलब क्या होता है, फिजिकल चेंजेस होते हैं कि जब एक टाइप की स्टेट से हम दूसरी टाइप की स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि कोई भी चीज़ में अगर फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं तो उसमें कोई आपको नया प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर हम पेपर को फाड़ दें तो पेपर को फाड़ने के बाद भी जो मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, पेपर ही मिलेगा, वो कुछ नया प्रोडक्ट नहीं बना है। हाँ, उसका साइज वगैरह ज़रूर छोटा हो गया लेकिन वो भी अभी भी पेपर ही है। लेकिन वहीं अगर मैं इस पेपर को जलाऊं तो क्या उसके जलने के बाद मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा क्या वो पेपर होगा, नहीं, वो कार्बन होगा। ठीक है, तो यानी कि नया प्रोडक्ट बन गया, तो वो क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। यानी कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बर्फ है, बर्फ से आप पानी बना सकते हो, फिजिकल स्टेट में चेंज हो गया, पहले सॉलिड था अब लिक्विड हो गया। लिक्विड पानी से आप वापस से क्या कर सकते हो, वापस से आप बर्फ बना सकते हो। ठीक है, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, बट जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। जैसे कि आपने पेपर को जलाया, पेपर को जलाने के बाद आपको जो कार्बन मिला, क्या आप उससे वापस पेपर बना सकते हो, नहीं बना सकते, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा लोहे के ऊपर रस्ट जम जाता है, राइट। तो रस्ट क्या है, एक केमिकल प्रॉपर्टी है, मतलब केमिकल चेंज है। जब लोहा एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है, रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है, वो एक फेरस ऑक्साइड बना लेता है, दैट इज रस्ट। ठीक है, अब अगर आपसे बोला जाए कि इस रस्ट से हमें आयरन वापस चाहिए तो क्या वो पॉसिबल है, वो पॉसिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस में क्या डिफरेंस होता है, फिजिकल चेंज में एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्जन होता है, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है और कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता। केमिकल चेंजेस में क्या होता है, केमिकल चेंजेस एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, कोई या तो स्टेट में चेंज होगा या फिर टेम्परेचर में चेंज होगा या फिर हो सकता है कि कोई गैस ही इवॉल्व हो जाए। ठीक है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, प्लस इसमें आपको एक नया प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। नाउ अब हम देखेंगे मिक्सचर और कंपाउंड, ये दो तरीके की चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, देखो अभी तक हमने पढ़ा मिक्सचर, अब हम देखते हैं कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, जैसे मिक्सचर का हमने एग्जांपल लिया था कि वाटर में हमने क्या किया था, वाटर में NaCl मिक्स किया था। ठीक है, अब कंपाउंड में हम देखते हैं NaCl, वो भी किससे मिलके बना है, सोडियम और क्लोरीन से। ठीक है, तो अब इनमें डिफरेंस क्या है, अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कंपाउंड है उसमें भी तो सोडियम और क्लोरीन आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो वो मिक्सचर क्यों नहीं होगा, वो मिक्सचर नहीं होता। मिक्सचर क्या है,
होता है मिक्सचर और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। मतलब मिक्सचर में क्या होता है, ये एक फिजिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज मतलब दो टाइप के आपने एलिमेंट्स ले लिए या फिर कंपाउंड्स ले लिए जिसको आपस में मिक्स कर दिया, दैट इज वो हमने सिर्फ मिक्स किया है उसको, ठीक है, उसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। बट कंपाउंड में क्या होता है, जब दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन होती है और एक नया ही प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। जैसे कि सोडियम है, क्लोरीन है, ये क्या है, एक एलिमेंट्स है, ये आपस में जब मिक्स होते हैं तो क्या बना लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अ मिक्सचर हैज वेरिएबल कंपोजिशन, द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन। यानी कि मिक्सचर क्या होता है, एक वेरिएबल कंपोजिशन होता है। आप वाटर में 1 ग्राम नमक डालो, 2 ग्राम डालो, 3 ग्राम डालो, 4 ग्राम डालो, कितना भी डाल सकते हो, ठीक है। बट द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड। जैसे कि हम देखें कि NaCl में एक है Na का एटम, एक है Na का एटम प्लस एक है क्लोरीन का, तो ये ही मिलकर हमेशा NaCl बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप 2 नंबर ऑफ एटम्स ले लो, 2 नंबर ऑफ एटम लेके और 1 नंबर ऑफ क्लोरीन लेके बना लोगे NaCl, तो वो नहीं बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। मतलब जो मिक्सचर में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसमें उन सबकी प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि अगर आप नमक और चीनी को मिक्स कर दोगे तो उसको अगर टेस्ट करोगे तो उसमें नमक का भी टेस्ट आएगा और उसमें शुगर का भी टेस्ट आएगा। बट जो कंपाउंड होते हैं ना, कंपाउंड में जैसे सोडियम और क्लोरीन आपस में मिक्स हुए तो सोडियम की अलग प्रॉपर्टी है, क्लोरीन की अलग प्रॉपर्टी है। सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, लेकिन दोनों आपस में मिक्स करके क्या बना रहे हैं, NaCl एक सॉल्ट। और NaCl की जो प्रॉपर्टी होती है वो सोडियम से अलग होती है, क्लोरीन से भी अलग होती है। सोडियम आपको पता है कि एक ऐसा मेटल होता है जिसको अगर आप कैरोसिन में हम उसको स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि इतना रिएक्टिव होता है कि ऑक्सीजन से इतना फास्ट रिएक्ट करता है कि बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो सोडियम NaCl में प्रेजेंट होता है नमक में, क्या वो बर्न होता है रूम टेम्परेचर पर, वो नहीं होता। तो यानी कि NaCl क्या है, वो एक अलग ही प्रॉपर्टी होती है उसकी, उसमें सोडियम और क्लोरीन की प्रॉपर्टीज उसमें शो नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूएंट the constituent of a mixture can be separated easily by physical method। मतलब बहुत सारे सेपरेटिंग मेथड्स होते हैं। सबसे सिंपल हम देख लेते हैं कि अगर पानी में हमने चॉक को मिक्स कर दिया, अब हमको सेपरेट करना है चॉक और पानी को, तो क्या करते हैं, फिल्टर कर देते हैं। हमने पानी में नमक मिलाया, अब हमें सेपरेट करना है पानी को, नमक को, तो हम क्या कर देते हैं, उसको इवेपोरेट कर देते हैं। पानी को इवेपोरेट कर दोगे, बचेगा क्या, नमक। तो हम इजीली उसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, कोई सी भी अलग अलग सेपरेटिंग टेक्निक्स को यूज करके। बट द कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में आप इतना इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, इसके कुछ अलग ही इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स होते हैं। नेक्स्ट है मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, बट कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस। यानी कि मिक्सचर क्या हो सकता है, होमोजीनियस जैसे कि सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है जैसे कि कॉलॉइड और सस्पेंशन। बट जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड हमेशा ही होमोजीनियस होता है, मतलब उसकी जो कंपोजिशन होती है वो थ्रू आउट सेम ही रहती है। अभी तक हमने पढ़ लिया मेटल्स के बारे में, और मेटल्स प्योर होते हैं या मिक्सचर्स होते हैं, उन सब के बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोशन। वेल स्टूडेंट्स, अगर आप सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से विजुअलाइज करके पढ़ना चाहते हो तो आप eSeral ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि eSeral ऐप में सभी टीचर्स ने, जो कि IITians हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सब ने बहुत ही अच्छी तरीके से सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर रखा है, वो भी विजुअलाइजेशन के साथ। तो हम हमारे रिविजन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं मोशन चैप्टर। चलो गाइस, मोशन क्या होता है, देखो मोशन में हम दो तरह की बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या फिर ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो रेस्ट पे होने का मतलब क्या होता है, हम हमारे घर में रेस्ट कर रहे होते हैं। तो रेस्ट कर रहे होते हैं इसका मतलब हम क्या कर रहे होते हैं, हम आराम कर रहे होते हैं, हम कोई मूवमेंट नहीं कर रहे होते हैं, हम आराम से हमारे सोफे पे बैठे होते हैं या हमारे बेड पर लेटे होते हैं, राइट। तो इसका मतलब कोई भी मोशन जो कि रेस्ट में है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है, उसका मतलब क्या है, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देख सकते हो ये कार अभी रेस्ट पर है क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वो क्या है, स्टेबल है, मतलब कि वो रेस्ट पर है, वो अभी मूव नहीं कर रही है कहीं भी। ठीक है, तो यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी पोजीशन चेंज नहीं होती टाइम के साथ वो क्या होता है, रेस्ट पर होता है। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट, अब देखो ये जो कार है ये पहले यहाँ पर थी, अब वो कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई, यानी कि इसने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया समय के साथ। मान लो कि t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे ये यहाँ पे थी और t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड पर ये यहाँ पहुंच गई, यानी कि समय के साथ साथ इसकी जो पोजीशन है उसमें भी चेंजेस हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है, मोशन में है ना। हम लोग भी जब मोशन में होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कोई ना कोई काम करते रहते हैं, कोई एक्टिविटी करते रहते हैं, हम कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ, हमारे पूरा मूवमेंट होता रहता है, टाइम के साथ हमारी पोजीशन चेंज होती रहती है। लेकिन जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं, हम आराम से हमारे सोफे पे बैठे होते हैं, हम कोई मूवमेंट नहीं करते, हमारी पोजीशन चेंज नहीं होती टाइम के साथ, उस टाइम हम रेस्ट पे होते हैं, राइट। तो ये होते हैं दो चीज़ें जो हम इस पूरे चैप्टर में कई बार बात करते हैं, रेस्ट पर है ऑब्जेक्ट या फिर मोशन में है। ठीक है, रेस्ट पर है मतलब पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा, और मोशन में है इसका मतलब टाइम के साथ पोजीशन भी चेंज हो रही है। ठीक है, चलो अब हम दो क्वांटिटीज के बारे में समझते हैं, दैट इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए। चलो, तो डिस्टेंस क्या होता है, पहले इसकी सिंपल डेफिनेशन देखते हैं। डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड। अब इसका मतलब क्या है, सपोज कि ये कोई बंटी है बच्चा, जिसको अपने घर से अपने फ्रेंड के घर पर जाना है, और अपने घर से अपने फ्रेंड के घर पे जाने के 3 रास्ते हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, सपोज जो फर्स्ट रास्ता है उसकी डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, इसकी है 1, ठीक है, और इसकी है 4। ठीक है, तो जब बच्चा अपने घर से अपने फ्रेंड के घर पे इस वाले रास्ते से जा रहा है तो वो कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है, 2, क्योंकि टोटल डिस्टेंस क्या होती है, टोटल पाथ लेंथ, यानी कितना टोटल उसने ट्रैवल करा। तो अभी 2 किलोमीटर चल रहा है तो वो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई। अब अगर वो ये सेकंड वाला नंबर का पाथ करता है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, 1 किलोमीटर। अगर वो थर्ड नंबर का पाथ ट्रैवल करता है तो वो कितने डिस्टेंस ट्रैवल करता है, वो करता है 4 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 3 अलग अलग रास्तों की जो लंबाई है, एक है 2 किलोमीटर, एक है 1 किलोमीटर और एक है 4 किलोमीटर। तो अलग अलग रास्तों पे चल रहा है बच्चा, तो उसकी जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो कितना हो गया, अलग हो गया। एक बार 2 किलोमीटर हो गया, एक बार 1 किलोमीटर हो गया, एक बार 4 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। अब इसका मतलब क्या है, देखो बंटी का घर यहाँ था, इसके फ्रेंड का घर यहाँ पे था, इनकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। अब इनिशियल पोजीशन इसका अपना घर है, ठीक है, फाइनल पोजीशन इसके दोस्त का घर है, इनके बीच की जो स्ट्रेट लाइन है वो कौन सा पाथ हो गया, ये वाला पाथ हो गया। ठीक है, यानी कि इस और इसकी डिस्टेंस कितनी थी, 1 किलोमीटर, अब इसकी थी 2 और इसकी कितनी थी, 4। तो सपोज अभी भी बंटी 3 अलग अलग रास्तों से अपने फ्रेंड के घर पे जा रहा है, लेकिन अब हमको क्या मेजर करना है, हमें मेजर करना है उसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जब वो फर्स्ट रास्ते से जा रहा है, यानी कि जिसकी लेंथ है 2 किलोमीटर, तो उसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, टोटल पाथ लेंथ दैट इज 2 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे पूछे कि उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक की सीधी दूरी। तो इनिशियल इसका घर, फाइनल इसके दोस्त का घर, और सीधी डिस्टेंस ये हो गई, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 1 किलोमीटर। अगर वो इस रास्ते से जाता है तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 4 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इनिशियल से फाइनल तक की सीधी दूरी दैट इज 1 किलोमीटर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर का मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी होता है, हमने देखा कि वो 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा था, लेकिन उसका डायरेक्शन भी है, अपने घर से अपने दोस्त के घर तक का। मतलब मान लो कि वो नॉर्थ में रहता है अपने फ्रेंड से, उसका जो फ्रेंड है वो उसके घर से नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 1 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है,
अब इसको और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो ये फिगर है आपके पास ABC, इसमें ये पाथ है 4 किलोमीटर और ये है 3 किलोमीटर। ठीक है, पेन का कलर भी चेंज कर लेते हैं ताकि इजीली विजिबल हो, है ना। ये 4 किलोमीटर है और ये क्या है 3 किलोमीटर। तो अगर आपसे पूछा जाए A से C जाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस होता है पाथ लेंथ। तो पाथ क्या था इसका, A से B और B से C, तो टोटल कितना हो गया 7 मीटर्स। लेकिन आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक की सीधी दूरी। तो A से C तक की जो सीधी हमने एक लाइन खींच दी और ये कितनी आ गई 5 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका 5 मीटर। 5 मीटर इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, बट क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अगर हम डायरेक्शंस कुछ ऐसा ज्यूम करें, मान लो ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। तो AC किस डायरेक्शन की तरफ है, कुछ इस तरह से है AC, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 5 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर ये सेकंड फिगर को हम देखते हैं, अगर कोई स्टूडेंट है या कोई भी बच्चा A से B, B से C, C से D ट्रैवल कर रहा है, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की 5 + 6 + 5 यानी कि 16 मीटर। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि कितना डिस्प्लेसमेंट किया उसने, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल से फाइनल तक की सीधी डिस्टेंस। तो इनिशियल से फाइनल तक कितना है हमारे पास 6 मीटर, यानी कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हुआ 6 मीटर। और क्योंकि इसका डायरेक्शन भी होता है तो हम बता सकते हैं इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, चलो एक बहुत ही अच्छा सवाल आपसे अगर कोई पूछे कि हमने अभी तक देखा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, है ना। क्या ऐसा हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो भी हो सकता है, मतलब हम चल रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो है। डिस्टेंस तो जीरो नहीं होता, क्योंकि अगर हम कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, वो हो सकता है। देखो अगर कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वो ए पोजीशन से स्टार्ट हुआ और ए ही पोजीशन पे वापस आके स्टॉप हुआ, तो उसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो कितना हुआ, ये टोटल पाथ लेंथ और एक सर्कल की का जो पैरीमीटर होता है वो कितना होता है 2πr, है ना। तो उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कितना था 2πr। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे आपसे कि इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक की सीधी दूरी। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन क्या थी A, फाइनल पोजीशन भी क्या है A, तो क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, यानी इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं। ठीक है ना, अब हम देखते हैं एक और क्वांटिटी के बारे में, दैट इज स्पीड। स्पीड बहुत मैटर करती है। देखो हम लोग हमारी डेली लाइफ में देखते हैं कि हर चीज़ भाग रही है, हम बाहर जाओ तो गाड़ियाँ चल रही हैं, साइकिल चल रही है, मतलब हर जगह स्पीड ही स्पीड है, राइट। हम खुद ही स्कूटी चलाते होंगे या बाइक चलाते होंगे, तो उसमें भी आपकी स्पीड हमेशा कंटिन्यूसली आपको शो होती रहती है, आप किस स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो। तो स्पीड एक्चुअली होती क्या है, हम इतना बोलते हैं थोड़ा धीरे चलना, ज़्यादा स्पीड मत लो, या फिर यहाँ पे इस वाला जो ये जो रास्ता है इस पे एक स्पीड की लिमिट है, ये सब भी हम देखते हैं, है ना। तो ये स्पीड एक्चुअली क्वांटिटी होती क्या है, देखो स्पीड क्या होती है, स्पीड इज द रेट ऑफ ट्रैवलिंग डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्पीड क्या है, हम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इन अ गिवन टाइम। मान लो कि आप 1 सेकंड में 1 मीटर चल रहे हो, फिर दूसरे सेकंड में फिर 1 मीटर चल रहे हो, फिर थर्ड सेकंड में आप फिर 1 मीटर चल रहे हो, मतलब आप टाइम के साथ साथ कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज स्पीड। ठीक है, और इसको हम कैसे, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, टाइम की क्या होती है सेकंड, तो ऐसा यूनिट क्या हो गई इसकी मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपकी जो मोटरसाइकिल है वो हमेशा आपको स्पीड बताती रहती है, जैसे कि 40 किलोमीटर पर आवर। अब 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड का मतलब क्या है कि आप अगर इसी स्पीड से कंटिन्यू चलते रहोगे तो आप 1 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर कर लोगे, दैट इज 40 किलोमीटर। ठीक है, अगर आपकी स्पीड है 60 किलोमीटर
पर आवर। तो इसका मतलब है आप अगर इसी स्पीड से चलते रहोगे 1 घंटे तक तो आप 1 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर कर लोगे? 60 किलोमीटर्स। दैट इज स्पीड। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो हम उसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। तो इसको और डीप में समझने से पहले हम इस वर्ड का मतलब समझते हैं कि व्हाट इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होता क्या? देखो हम लोग स्कूल्स में जाते हैं, स्कूल में भी हमें यूनिफॉर्म पहननी होती है। जो मिलिट्री होती है उसकी भी एक यूनिफॉर्म होती है, पुलिस वालों की भी एक यूनिफॉर्म होती है, डॉक्टर्स की एक यूनिफॉर्म होती है। एक्चुअली ये यूनिफॉर्म है क्या? और अब ये मोशन में भी यूनिफॉर्म आ गई। तो व्हाट इज अ यूनिफॉर्म? देखो यूनिफॉर्म क्या होता है? ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक है यूनी और एक होता है फॉर्म। तो यूनी का मतलब क्या होता है? 1, और फॉर्म का मतलब होता है टाइप, यानी कि एक जैसा। तभी तो हमारे स्कूल्स में जो यूनिफॉर्म होती है वो क्या होती है? हम सब बच्चे एक जैसे दिखने के लिए हमारे लिए यूनिफॉर्म होती है। पुलिस की एक अलग यूनिफॉर्म होती है, हम देख के उनकी ड्रेस को देख के हम पता कर सकते हैं दैट ही इज अ पुलिसमैन। मिलिट्री वालों की एक यूनिफॉर्म होती है ना, डॉक्टर्स की एक यूनिफॉर्म होती है, हर प्रोफेशन में कुछ यूनिफॉर्म्स होती है। तो इसी तरीके जो मोशन है वो भी यूनिफॉर्म में होता है, नॉन यूनिफॉर्म भी होता है, बट जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें क्या होता है? एक जैसा मोशन होता है। एक जैसे मोशन का क्या मतलब है कि देखो अगर पार्टिकल एक मान लो कि 1 सेकंड में 1 मीटर चल रहा है, फिर नेक्स्ट दूसरे सेकंड में फिर 1 मीटर चल रहा है, थर्ड सेकंड में फिर ये 1 मीटर चल रहा है, तो क्या कर रहा है? ये इक्वल 1 सेकंड में भी 1 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में 1 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में 1 मीटर चला, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि हर एक सेकंड में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो इट इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, देखो अब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी होता है। स्कूल्स में एक दिन ऐसा ज़रूर होता है जब हमको सिविल ड्रेस पहनने का मौका मिलता है, राइट? हम बहुत खुश होते हैं, आज तो हम हमारी पसंद की ड्रेस पहनेंगे। तो उस दिन आप देखो स्कूल में सब बच्चे अलग अलग कलर की ड्रेसेस पहनते हैं, अलग अलग तरीके की ड्रेसेस पहनते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो मोशन जब नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है तो उसका मतलब है कि जब ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो दैट इज कॉल्ड अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका एग्जाम्पल देखो, अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मान लो 1 मीटर, फिर उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। ठीक है, फिर अब वो 2 सेकंड में सेकंड में वो कितनी कर रहा है? 4 मीटर, फिर उसने अपनी स्पीड और ज़्यादा बढ़ा दी। अब वो थर्ड सेकंड में उसने कितनी स्पीड ट्रैवल करी? 6 मीटर। अब कुछ ऐसा ऑब्स्टिकल आ गया, मान लो स्पीड ब्रेकर आ गया या ट्रैफिक मिल गया, तो उसने क्या करा? ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगा के जो 4th सेकंड है, 4th सेकंड में उसकी स्पीड स्लो हो गई। स्पीड स्लो होने की वजह से उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की? 2 मीटर। यानी कि टाइम तो सेम है, एक सेकंड का सब में डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस कितना है? पहले में 1 मीटर था, अब 4 है, अब 6 है और अब 2 है। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो रहा है? अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग, है ना? तो इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जो मोशन है वो एक जैसा नहीं है बल्कि चेंज हो रहा है। जैसे हमारी नॉर्मल लाइफ में जो ज़्यादातर मोशंस होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होते हैं। आप जब भी गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी में आपकी कभी स्पीड 40 होती है, कभी 30 होती है, कभी 10 होती है, कभी 0, हमें रोकना भी पड़ता है रेड लाइट पर। ठीक है, फिर हम चलना स्टार्ट करते हैं, कभी खाली रोड होती है तो हमारी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाती है, 60-80 तक पहुँच जाती है। तो दैट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं वेलोसिटी। अभी हमने देखी थी स्पीड, अब हम देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? अगर स्पीड को हम डायरेक्शन के साथ बता दें तो वो क्या हो जाती है? वेलोसिटी। हमने 2 क्वांटिटीज देखी थी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो हम टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल बता रहे थे, है ना? इसी तरीके से अगर जो डिस्प्लेसमेंट था उसको हम डायरेक्शन के साथ बता रहे थे, राइट? इसी तरीके से जो स्पीड है और वेलोसिटी है वो भी लगभग सेम ही चीज़ होती है, बट वेलोसिटी के पास क्या एक चीज़ आ जाती है, वो आ जाता है डायरेक्शन। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि आपकी जो स्कूटर है उसका जो स्पीड है वो क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर, तो दैट इज अ स्पीड। लेकिन अगर उसमें डायरेक्शन भी शो होने लग जाए तो कि 40 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो दैट इज कॉल्ड अ वेलोसिटी। ठीक है, नाउ इसके
इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन। तो स्पीड क्या हो गया, स्पीड हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि स्पीड जितना भी डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया उसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, कोई भी पाथ लेंथ है, कोई भी मोशन हो रहा है तो उसमें अगर हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है तो हम डिस्टेंस से करेंगे, और अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो हम उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल के करेंगे। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या हो जाती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब एवरेज जब हमने स्पीड बता दिया तो एवरेज स्पीड की रिक्वायरमेंट कहाँ पर आ गई। देखो एवरेज स्पीड को क्यों ज़रूरी है, सपोज आप अपने घर से निकले स्कूल जाने के लिए, है ना, आपने स्टार्टिंग में स्पीड आपकी थी 10 किलोमीटर पर आवर, फिर कुछ खाली रास्ता मिला तो आपने 40 किलोमीटर पर आवर कर दिया। ठीक है, तो आपकी पहले स्पीड कितनी थी, 10 किलोमीटर पर आवर, फिर आपकी हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर आपको स्पीड ब्रेकर आ गया तो आपकी स्पीड फिर से 10 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, फिर एक रेड लाइट आ गई तो आपकी 0 किलोमीटर पर आवर आ गई। ठीक है, उसके बाद फिर खाली रोड मिली आपको तो आपकी स्पीड फिर 60 किलोमीटर पर आवर हो गई और आप अपने स्कूल पहुंच गए। तो अब अलग अलग स्पीड है। अब कोई आपसे पूछे कि आप अपने घर से जो स्कूल तक पहुंचे हो उसमें आपकी स्पीड क्या थी, तो आप कौन सी स्पीड बताओगे, 10 बताओगे, 20 40 बताओगे, 10 बताओगे, 0 बताओगे कि 60 बताओगे, क्या स्पीड रही थी आप। तब फंडा आता है एवरेज स्पीड का। तब हम इसकी क्या करते हैं, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। मतलब टोटल डिस्टेंस आपके घर से लेकर आपके स्कूल तक में आपने जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको हम कितने टाइम से डिवाइड कर देते हैं। सपोज आपका जो स्कूल है वो आपके घर से कितने किलोमीटर्स की दूरी पर है, वो है अराउंड 20 किलोमीटर्स पे। ठीक है, और इसमें इसको कवर करने में आपको कितना टाइम लग रहा है, मान लो 20 मिनट्स लगे। ठीक है, तो आपकी स्पीड क्या थी, 1 किलोमीटर पर, बहुत ही स्लो। ठीक है, तो चलो इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक है, 20 मिनट्स लगे ना, तो आपकी स्पीड क्या थी, 20 किलोमीटर, सॉरी इसको फिर आपको पहले इसको चेंज करना पड़ेगा आवर्स में। तो 20 डिवाइडेड बाय 60 करा तो 1/3, यानी कि आपकी स्पीड कितनी थी, आपकी स्पीड थी ओवरऑल आपकी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपने ट्रैवल करा। ठीक है, अब वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कोई भी आपने डिस्टेंस ट्रैवल करी है, कोई भी आपने मोशन करा है तो उसमें कितना आपने डिस्प्लेसमेंट किया है उसको हम टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, वेलोसिटी आ जाती है। इसी तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर देते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट, पूरे मोशन में टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल टाइम से। अब मान लो कि आपका कुछ मोशन ऐसे था, पहले आप ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए। ठीक है, तो आपकी जो डिस्टेंस है वो तो कैसे कैलकुलेट होगी, इधर ये पाथ लेंथ, ये पाथ लेंथ, ये वाली 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 लेंथ, टोटल ऐड कर दी। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, सिंपल सी तरह फर्स्ट प्लेस से दूसरे प्लेस तक की दूरी, और इसको पार करने में आपको कितना टाइम लगा उसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्या वेलोसिटी कभी जीरो हो सकती है, आपका मोशन हो रहा है लेकिन वेलोसिटी जीरो हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो होगी, लेकिन स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि वो किससे कैलकुलेट होती है, डिस्टेंस से, और डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता, क्योंकि आप अगर मोशन में हो तो डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होता है, पर डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी होती है। अगर वो सेम पॉइंट आ जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, यानी कि वेलोसिटी भी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। चलो अब हम नेक्स्ट फंडा देखते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी हमने क्या देखा था, स्पीड क्या थी कि समय के साथ पोजीशन में कितना चेंज हो रहा था, दैट इज स्पीड। एक्सेलरेशन क्या है, टाइम के साथ वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन। मतलब आपका जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड है। आप पहले जो ट्रैवल कर रहे थे वो कर रहे थे मान लो 10 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, फिर आपकी स्पीड बढ़ा दी 20 किलोमीटर पर आवर कर दी। ठीक है,
फिर आपने स्पीड बढ़ा के 40 किलोमीटर पर आवर कर दी। यानी कि आपकी जो स्पीड है वो क्या कर रही है, हर थोड़ी थोड़ी देर में बढ़ रही है। मतलब आपका जो मोशन है वो कैसा है, मोशन है एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड। तो जो एक्सेलरेशन है उसकी यूनिट क्या हो जाती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नाउ हमने देखा कि एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं हम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ए से डिनोट करते हैं चेंज इन वेलोसिटी। मान लो कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, v, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, और उसको हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है। नाउ अब हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं मोशन का। ठीक है, सपोज कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कुछ समय दे रखा है हमें सेकंड्स में, और उस डिस्टेंस दे रखा है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, 0 सेकंड पे वो 0 पे था यानी रेस्ट पर था, 1 सेकंड में 20 मीटर चला, दूसरे सेकंड में 40 चला, तीसरे सेकंड में 60 चला, 4 सेकंड में 80 चला, और 5th सेकंड में 100 मीटर चल गया। तो आप इसमें यहाँ पे ये चीज़ नोट करो कि यहाँ पे जो इंटरवल है टाइम का वो सेम है। देखो यहाँ भी 1 सेकंड का डिफरेंस, यहाँ भी 1 सेकंड का, यहाँ भी 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, और जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है वो भी इक्वल इंटरवल इक्वल है। मतलब पहले सेकंड में 20 का डिफरेंस था, दूसरे सेकंड में 20 का, तीसरे में भी 20, चौथे में भी 20, पाँचवें में भी 20। तो हमने अभी अभी क्या चीज़ देखी थी कि जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होती है तो उसको हम कौन सा मोशन कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो ये जो मोशन है वो कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, और ये हम अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, और किन किन क्वांटिटीज़ के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, हम डिस्टेंस के बीच में और टाइम के बीच में। ठीक है, तो चलो हम हमारी एक्सिस ले लेते हैं। ये हमारी एक्सिस हो गई, डिस्टेंस को हमने वाई एक्सिस पे लिया और टाइम को हमने एक्स एक्सिस पे लिया। ठीक है, तो हम पहले हमारे टाइम को इस पे कर देते हैं, टाइम को मेजर कर लिया हमने और जो डिस्टेंस है उसको मार्क कर दिया। ठीक है, अब फर्स्ट हमारा क्या था, 0 सेकंड पे 0 थी वैल्यू, तो 0 सेकंड पे हमने इसमें क्या कर दिया, 0 ले लिया। ठीक है, फिर देखो 1 सेकंड पे 20 थी, 20 को मार्क कर दिया, 2 सेकंड पे 40 थी, 40 को कर दिया। इसी तरह हमने सारे मार्किंग कर दी, और अब सारे पॉइंट्स को आपस में मिलाओगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन शो हो रही है, इसमें एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है। ठीक है, यानी कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है एक यूनिफॉर्म मोशन का, ये यूनिफॉर्म मोशन है। आपने देखा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रही थी, तो उसके लिए क्या कैसा ग्राफ बन रहा है आपका, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ठीक है, यानी कि जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब देखते हैं हम, अब आपके पास दूसरी क्वांटिटी, अब जो दूसरा एक ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके से ट्रैवल कर रहा है। देखो 0 सेकंड में वो 0 मीटर था यानी कि रेस्ट पर था, फिर 1 सेकंड में वो 1 मीटर चला, सेकंड में वो 4 चला, थर्ड में वो 9 चला, फोर्थ में वो 16 चला, फिफ्थ में वो 25 चला। मतलब उसका जो इंटरवल है, देखो फर्स्ट 1 सेकंड में 1 था इसका डिफरेंस, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर देखो 7 हो गया। इस तरीके से क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब डिस्टेंस क्या है, बढ़ती जा रही है, बट जो टाइम है वो सेम है। अब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, हमने पहले मार्किंग कर ली एक्स वाई एक्सिस पे। अब हम देखते हैं, देखो 0 पे 0 था, मार्क कर लिया, फिर 1 पे कितना था आपका, 1 था, फिर 2 पे कितना था आपका, 4 था। इस तरीके से हम सारी मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सभी पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। देखो सभी पॉइंट्स को जब आपस में आपने ज्वाइन करा तो एक कैसा कर्व बन रहा है आपका, इस तरीके से पैराबोलिक कर्व बन रहा है। और ये क्या है, ये किस टाइप का मोशन है आपका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है वो क्या हो रही है, अनइक्वल। कभी 1 है, कभी 4 है, कभी 9 है, कभी 16 है, कभी 25। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बना आपका वो कैसा बना, पैराबोलिक बना। अब हम देखते हैं, अभी हमने क्या देखा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर जो पार्टिकल है या आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। सपोज आप अपने घर से निकले और ट्रैफिक ही नहीं था, ना कोई स्पीड ब्रेकर है, ना कोई ट्रैफिक है, पूरी खाली रोड है। ठीक है, तो आपने अपने घर से स्टार्ट करा 20 किलोमीटर
पर आवर की स्पीड से, और आप अपने स्कूल पहुंच गए 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, बिना ब्रेक लगाए, बिना स्पीड को कम करे, तेज करें, तो आपकी पूरी थ्रू आउट द मोशन आपकी स्पीड क्या रही? 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको वैसे हम मीटर पर आवर में ले लेते हैं, चलो 20 मीटर पर सेकेंड में ले लेते हैं। ठीक है, आपकी जो थ्रू आउट द स्पीड थी वो क्या रही? 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, यानी फर्स्ट सेकेंड पे भी आपकी 20 थी, सेकेंड पे भी 20 थी, थर्ड पे भी 20 थी, फोर्थ पे भी 20 थी, फाइव पे भी 20, एक स्ट्रेट लाइन आ गई आपकी। ठीक है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई, यानी कि अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, तो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि पैरेलल होगी एक्स एक्सिस की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन 2 to 3 सेकेंड्स, 2 से 3 सेकेंड चलने में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, अगर हम ये एक रेक्टेंगल लेते हैं 2 से 3 का, जिसको हमने मार्क कर दिया ABCD, तो अगर हम इसका एरिया निकालें, एरिया क्या होगा? AB इंटू BC। अब AB क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस है, और वर्टिकल डिस्टेंस क्या शो कर रही है? वेलोसिटी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। और BC क्या किस एक्सिस पर है? BC है टाइम एक्सिस पे, तो टाइम की यूनिट क्या है हमारी? सेकेंड्स। ठीक है, तो सेकेंड से सेकेंड कट गया, और इसका एरिया किस में आया? हमारा मीटर में। यानी कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो कैलकुलेट करते हैं, तो हमको क्या मिल रहा है? डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, मीटर में डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ठीक है, तो अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? उस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करके। ठीक है, जैसे कि एरिया क्या हो गया? 20 इंटू 1 अगर हमने किया, अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 20 मीटर्स। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट बढ़ा दें, यानी कि अब 2 से 4 सेकेंड्स के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट करा है इसने, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 20 इंटू 4, टाइम इंटरवल कितना है इसका? 2 सेकेंड्स। ठीक है, 2 से 4 में 2 सेकेंड का टाइम इंटरवल है, तो कितना हो गया? 40 मीटर्स। नाउ, तो एरिया एनक्लोज्ड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस गिवन बाय gives magnitude of displacement। जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका हमें मैग्नीट्यूड मिल जाता है अगर हम जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, अब ये फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ गया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि 1 सेकेंड में 5 मीटर चला, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चला। ठीक है, सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड था, थर्ड में 15 मीटर पर सेकेंड था, फोर्थ में कितना हो गया? 20, और फाइव में कितना हो गया? 25। तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब स्पीड क्या है? कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो अगर हम इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखो वो कैसे, वो क्या बनेगा? ये क्या बना आपका? एक स्ट्रेट लाइन बन गया, मतलब कंटिन्यूसली आपकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन बन गई आपकी। अब मैं आपसे पूछूं, क्या ये मोशन एक्सेलरेटेड है या नॉन एक्सेलरेटेड है? तो ये जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि आपकी जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली टाइम के साथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अगर ये कांस्टेंट रहती तो आपका जो ग्राफ आता वो क्या आता है? एक स्ट्रेट लाइन आता। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, मतलब जो इसका एक्सेलरेशन है वो उसको यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो क्या आता है? एक स्ट्रेट लाइन आता है। नाउ, अगर हम इसका एरिया अंडर द कर्व निकालें तो कैसे होगा? मान लो 2 से 3 सेकेंड के बीच में आपको कैलकुलेट करना है कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो वो हम निकाल लेंगे एरिया अंडर द कर्व। कैलकुलेट कर लेंगे ABC और E के बीच में कितना एरिया उसने कवर किया है, तो 2 से 3 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं, सपोज कोई मोशन इस तरीके से हो रहा है। पहले जो वेलोसिटी थी वो इंक्रीज हुई, फिर मान लो स्पीड ब्रेकर आ गया तो रिड्यूस हो गई, फिर इंक्रीज हुई, फिर रिड्यूस हो गई। तो वेलोसिटी पहले बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है।
तो ये भी है तो एक्सेलरेटेड मोशन, बट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है ना। एक बार इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी तक हमने मोशन के बारे में एक अच्छा आइडिया ले लिया, कौन कौन सी क्वांटिटीज इसमें हम यूज करते हैं, लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब कुछ इक्वेशंस हैं हमारे पास जिनको यूज करके हम हमारे न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो इक्वेशंस क्या हैं? फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास v इजिकल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। v इसमें यहाँ पर क्या था? फाइनल वेलोसिटी, u था इनिशियल वेलोसिटी, a था एक्सेलरेशन और t क्या था? टाइम। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, टाइम है, ठीक है, और a इज द एक्सेलरेशन। और थर्ड हमारे पास है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ठीक है। इन तीन इक्वेशंस को यूज करके हम हमारे न्यूमेरिकल्स को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको इसमें ध्यान रखनी है, ये इक्वेशन हम तभी यूज कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट हो। मतलब कि अगर आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, मान लो कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है कोई ऑब्जेक्ट, तभी आप इन तीनों इक्वेशंस को अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर आपका एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो आप इन इक्वेशंस को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब तो हमें पता था एक जैसा, और सर्कुलर मोशन का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो सर्कल में मूव कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होगा? जब सर्कल में मूव करते हुए जो पार्टिकल है उसकी स्पीड एक जैसी है। जैसे कि आप देखो इस पार्टिकल की, ये एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और मूव करना शुरू कर देता है, थ्रू आउट द सर्कल इसकी स्पीड सेम रहती है और ये इसी स्पीड से जो है मूव करता रहता है। अब मैं बार बार स्पीड क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैं वेलोसिटी क्यों नहीं बोलती? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन जो वेलोसिटी होती है उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इस पूरे ये जो सर्कल, जो ऑब्जेक्ट इस सर्कल में मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी सेम है, तो वेलोसिटी सेम नहीं है। वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी के पास क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। तो एक बार डायरेक्शन इस डायरेक्शन में था, फिर डायरेक्शन ये हुआ, फिर डायरेक्शन ये हुआ, फिर डायरेक्शन ये हुआ, तो डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। इसलिए जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, बट जो स्पीड है, मान लो ये 10 मीटर पर सेकेंड से इसमें पूरा राउंड सर्कल में मूव कर रहा है, तो इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसकी डेफिनेशन में भी हमने स्पीड ही वर्ड यूज किया, वेलोसिटी वर्ड यूज नहीं किया, है ना। विद यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब इसमें जो डिस्टेंस है, मान लो ये पार्टिकल ने यहाँ से चला पूरी सेम स्पीड से और यहाँ पर आया, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने? 2πr। अगर आपसे पूछे एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या होती है इसकी? टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो मान लो t सेकेंड में इसने ये पूरा चक्कर कंप्लीट किया एक ही स्पीड से, तो 2πr डिवाइडेड बाय टाइम इसकी एवरेज स्पीड होती है, ठीक है। तो गाइस, आपका जो मोशन चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको मोशन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर मन में कोई डाउट आ जाता है तो डाउट सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पोस्ट कर देना, आई विल आंसर योर डाउट्स, ओके। तो हमने इस पूरे पार्ट में 3 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। फर्स्ट हमारा था मैटर, सेकंड था इज मैटर अराउंड अस प्योर, और अब हमने मोशन कंप्लीट किया। नेक्स्ट में हम कंप्लीट करने वाले हैं फोर्स, सेल और टिश्यूज को। तो गाइस, मुझे लगता है आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको लगता है कि आपको और अच्छी तरीके से और कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझना है, विजुअलाइज करके देखना है, तो आप हमारी ई-सरल ऐप को डाउनलोड करो। ई-सरल में आपको सब कुछ मिलेगा, लेक्चर्स मिलेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए शीट्स मिलेगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे और टेस्ट मिलेंगे। वो भी काफ़ी सारे टेस्ट हैं, जैसे कि टॉपिक वाइज आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया उसके बाद आपको एक टेस्ट मिलेगा।
जब आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया उसके बाद आपके पास कंबाइंड टेस्ट आपको मिलेंगे। आपको एक पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल दिया जाता है जिसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करनी होती है। ठीक है, आपको डाउट सॉल्विंग मिलती है। अगर आपको पढ़ाई करते समय कोई भी डाउट आता है तो आपके पास एक डाउट टूल है, आप उसमें डाउट अपना पोस्ट कर सकते हो तो आपका डाउट सॉल्व होता है। इसके अलावा आपकी रेगुलर डाउट क्लासेस लगती हैं टीचर्स के द्वारा, आप अपना डाउट क्लास में आके डाउट पूछ सकते हो। और आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन होता है जिनसे आप अपनी बात कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो और वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। गाइस देखो कितने ऑसम तरीके से टीचर्स ने पूरा विजुअलाइजेशन करके पूरे अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर रखा है। और ये सभी जो टीचर्स हैं, कोई IITians हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, तो इन सभी ऑसम टीचर्स से आप पढ़ सकते हो ईसरल ऐप के थ्रू। और दिस इज़ द आर स्टडी मटेरियल। इस तरीके से हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जिसमें बहुत सारे आपको टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं, है ना। और इसमें आपको हम एक पर्सनली होमवर्क इंडेक्स भी देते हैं। लाइक आपने कोई भी एक चैप्टर पढ़ा, उसमें फर्स्ट लेक्चर देखने के बाद आप कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उस शीट में से, वो भी हम आपको बताते हैं कि आप फर्स्ट एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो पहला चैप्टर देखकर, दूसरा चैप्टर देख के आप ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो आपकी आधी टेंशन खत्म हो जाती है, आपको ढूंढना नहीं पड़ता कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद मैं क्या क्या सॉल्व करूँ और क्या नहीं करूँ। सो गाइज डाउनलोड द ईसरल ऐप और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको इसी तरीके से और भी ऑसम लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड कराते रहें। बिकॉज हमारा एक ही मोटिव है कि हम हर स्टूडेंट को अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें। बिकॉज ईसरल है तो सब सरल।